हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस फिनांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जून 2023 एग्जाम में पूछा गया है। ये है शिफ्ट 1। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1 जो है वो असर्शन के फॉर्म में है और स्टेटमेंट 2 जो है वो रीजन के फॉर्म में है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आप सबके लिए असर्शन और रीजन पढ़ देता हूँ। तो असर्शन कह रहा है यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। असर्शन कह रहा है कि जो जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट को यूज़ करती हैं ताकि वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अनलॉक कर सकें। रीज़न देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन अ सेल ऑफ लीज बैक अरेंजमेंट द कंपनीज सेल द एसेट टू अ लीजिंग कंपनी and lease it back to enjoy the uninterrupted use of asset in their business। रीज़न आपको कह रहा है कि कंपनी अपने एसेट को बेच देती हैं लीजिंग कंपनी को और उन्हीं से वो एसेट वापस लीज बैक कर लेती हैं ताकि वो उस एसेट को बिना रोक टोक के एसेट का इस्तेमाल कर सके अपने बिजनेस में। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true, but R is the not correct explanation of A. A is true, but R is not false. A is false and R is true. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे लीज़ क्या होता है, लीज़ के कितने प्रकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि लीज़ क्या होता है और लीज़ के कितने टाइप होते हैं। ये आप पहले देख लो। तो सबसे पहले बात करते हैं लीज़ की कि लीज़ होता क्या है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में लीज़ को अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सभी ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अमेरिका ट्रैवल करने जाता हूँ। तो अमेरिका में जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे रहने के लिए होटल वगैरह चाहिए ही। आसपास घूमने के लिए हो सकता है कि मैं वहाँ पे कोई रेंटल कार सर्विस लूँ, जैसे इंडिया में हम ज़ूम कार देखते हैं। तो क्या ये होटल मेरा है? क्या मैं इस एसेट का ओनर हूँ? तो जवाब है नहीं। हम जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम होटल में स्टे कर रहे होते हैं या फिर जो रेंटल कार सर्विसेज हैं हम उसका इस्तेमाल करके ट्रैवल करते हैं। और जैसे ही हमारा जो एक स्पेसिफिक पीरियड का जो भी ट्रैवल होता है, यानी 10 दिन के लिए हमें स्टे करना है तो हम 10 दिन रहते हैं और बदले में जो ओनर होता है उसे हम रेंट पे करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है लीज़ का। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको क्या चाहिए, होटल तो चाहिए। तो होटल क्या है, आपको एसेट लीज़ पे दे रहा है, यानी कि कार या होटल जो भी सर्विसेज हैं वो आपको दिया जा रहा है। आप बदले में क्या कर रहे हो, लीज़ रेंटल पे कर रहे हो, यानी कुछ पैसा पे कर रहे हो। तो यही लीज़ कॉन्ट्रैक्ट या लीज़ एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लीज़ एग्रीमेंट में दो लोग होते हैं। पहला होता है एसेट का ओनर, जैसे यहाँ पे होटल या ज़ूम कार का ओनर आप तो है नहीं, कोई और होगा। जैसे ज़ूम कार कंपनी है तो वो ओनर होगी। तो जो ओनर होता है, जिसका संपत्ति होता है, उसे हम लेसर कहते हैं और जो संपत्ति को यूज़ कर रहा होता है उसे हम लेसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप उस रूम को यूज़ कर रहे हो तो आपको लेसी कहा जाएगा। लेसर को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे ओनर या फिर लीजिंग कंपनी भी हम कहते हैं। तो लीज क्या है, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन लेसर और लेसी। यानी लेसर जो होता है वो एसेट का ओनर होता है और जो लेसी होता है वो यूजर होता है, यानी उस एसेट को यूज करने वाला होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत जो ओनर है वो अपने एसेट को यूज करने का आपको अधिकार देता है, लेकिन लीगल ओनर वही रहता है, आप उसके ओनर नहीं होगे। आप सिर्फ उस एसेट को यूज कर सकते हो, और वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड तक, यानी 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 4 साल, ये स्पेसिफिक पीरियड होता है। उसी पीरियड तक आप यूज़ कर सकते हो और बदले में आप लीज़ रेंटल देते हो, यानी बदले में कोई कंसिडरेशन ओनर को आप देते हो। इसके अलावा जो स्पेसिफिक टाइम होता है पेमेंट करने का वो भी अलग-अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 महीने में दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली या फिर एनुअल बेसिस पे भी लीज़ रेंटल को पे कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि
जनरली क्या होता है, जो अमाउंट या टाइमिंग जो होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर लेसी चाहे तो ये जो टाइमिंग है इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे अप फ्रंटेड लीज के अंतर्गत क्या होता है कि जो रेंटल होता है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। इनिशियली बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बाद में जैसे से लास्ट के जो साल आते हैं वहाँ पे कम पैसा देना पड़ता है। इसी तरीके से बैक एंडेड लीज होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपसे कम चार्ज किया जाता है और बाद में आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और आखिरी में ये दिया गया है कि जैसे ही लीज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, आपको एसेट जो है वो रिवर्ट करना होता है, यानी वापस कर देना होता है टू दी ओनर या लेसर को, जो भी लीगल ओनर होता है उस एसेट का। अगर जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर लॉन्ग टर्म में है तो लेसी को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो उस एसेट को खरीद भी सकता है या फिर जो लीज एग्रीमेंट है उसको रिन्यू भी करा सकता है। तो इस तरीके से लीजिंग जो है वो एक अल्टरनेटिव है टू परचेज ऑफ एन एसेट, यानी कि आपको एसेट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लीज रेंटल पे करके यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीज की कि कितने प्रकार का लीज होता है। जनरली दो तरीके का लीज होता है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग लीज और दूसरा है फाइनेंशियल लीज या इसको हम फाइनेंस लीज भी कहते हैं। फर्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो और जिसको लेसर द्वारा कैंसिल किया जा सके और जो एसेट का जो कॉस्ट है उसको रिकवर न करता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं, वो एक संपत्ति के मालिक हैं, यानी एसेट के ओनर हैं और जो एसेट है उसका जो कॉस्ट है वो 20 लाख। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब मैं एसेट बोल रहा हूँ तो वो एसेट कोई भी हो सकता है, जैसे प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, शिप, एयरक्राफ्ट या फिर होटल रूम, कंप्यूटर्स, कार, ट्रक, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो एक एसेट के ओनर हैं और एसेट की जो कॉस्टिंग है वो है 20 लाख और इस एसेट को उन्होंने लीज पे दे दिया है टू मिस्टर वाई। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या होंगे, लेसर यानी ओनर, और लेसी कौन होगा, मिस्टर वाई जो इस एसेट को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे लीज रेंटल है 2 लाख फॉर 1 ईयर। तो ये ऑपरेटिंग लीज होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो लीज एग्रीमेंट है वो 1 साल के लिए किया गया है। दूसरी बात, जो एसेट की कॉस्ट है वो रिकवर नहीं हो रही है। जैसे एसेट की कॉस्ट क्या है, 20 लाख और 1 साल में कितना रिकवर हो रहा है, 2 लाख। तो पूरा एसेट का कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग लीज होगा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत लेसर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जब चाहे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेटिंग लीज क्या है, शॉर्ट टर्म होता है और इसे कैंसिल भी किया जा सकता है, इसे हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कार रेंट पे लिया है या फिर कंप्यूटर लिया है, ऑफिस इक्विपमेंट लिया है, कार, ट्रक, होटल रूम्स, ये सब ऑपरेटिंग लीज की एग्जांपल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग लीज है वो जनरली 3 से 5 साल तक के टाइम फ्रेम के लिए होता है और लेसर जो होता है उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ द एसेट्स, यानी कि जो भी लेसर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसेट को मेंटेन करे और रिपेयर करे, क्योंकि जो भी लेसी होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे लेसी जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उस एसेट को यूज़ कर रहा होता है, तो वो ये बोलता है कि भाई मैं तो 1 साल के लिए यूज़ करने वाला हूँ, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वो आप दो। यानी लेसर जो ओनर होता है उसे ही सारा मेंटेनेंस वगैरह देखना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि एसेट की जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं होती, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि एक सिंगल ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फुल्ली जो भी एसेट की कॉस्ट होती है उसको रिकवर नहीं करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि इसके अंतर्गत जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस जो होता है वो लेसर के पास होता है। अब रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? आपने सुना होगा ऑब्सोलीट होना, यानी जो संपत्ति पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसका रिस्क भी लेसर के पास होता है, यानी
जो एसेट का ओनर होता है उसके पास होता है। इसके अलावा जो लीज रेंटल होता है वो हायर होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लीज की। फाइनेंशियल लीज वो लीज होता है जो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो कैंसिल नहीं किया जा सकता बाय ईदर पार्टी। और फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत जो भी एसेट की कॉस्ट है वो फुल्ली रिकवर हो जाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया मिस्टर एक्स जो है वो ओनर है किसी एसेट का, कॉस्ट है वो है 20 लाख और जो लाइफ है एसेट की वो है 10 साल। तो इन्होंने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 साल के लिए जो एसेट है वो लीज पे दे दी और जो लीज रेंट है वो है 2.5 लाख पर ईयर। 10 साल के लिए दे दी यानी कि 25 लाख उनको लीज रेंटल मिल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके के लीज को हम फाइनेंशियल लीज कहेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 साल के लिए लीज पे दिया गया है। और दूसरा चीज़ कि जो एसेट की कॉस्ट है वो रिकवर हो जा रही है। एसेट की कॉस्ट क्या है 20 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख पर ईयर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 10 साल का कितना हो जाएगा 25 लाख और एसेट की कॉस्ट जो है वो 20 लाख है यानी कि जो 5 लाख है ये एक प्रॉफिट होगा एक तरीके का। वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है कि फाइनेंशियल लीज क्या है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता बाय ईदर पार्टी। कोई भी पार्टी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दिया गया जैसे आप प्लांट को लीज पे लेते हो, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, शिप या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह भी लीज पे लिया जाता है। और इंडिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो हाई कॉस्ट इक्विपमेंट होते हैं, जो बहुत महंगे महंगे मशीनरी होती है, जो इक्विपमेंट होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया के अंदर। यानी हाई कॉस्ट और हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जो हैं वो फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत लिए जाते हैं। और फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत क्या होता है जो एसेट की कॉस्ट होती है वो रिकवर होती है, इसीलिए इसको फुल पे आउट लीज भी कहते हैं या फिर इसको कैपिटल लीज भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल लीज कितने प्रकार का होता है। तो फाइनेंशियल लीज 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है लीवरेज लीज और दूसरा होता है सेल एंड लीज बैक और तीसरा होता है क्रॉस बॉर्डर लीज। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीवरेज लीज के बारे में कि लीवरेज लीज क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है जो ओनर होता है वो किसी एसेट को परचेस करता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है वो लेसर है यानी ओनर है किसी एसेट का। उन्होंने 50 लाख रुपए की कोई एसेट परचेस की है और ये एसेट उन्होंने लोन लेके परचेस किया है यानी लोन के थ्रू ये एसेट परचेस किया है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एबीसी बैंक है, वहाँ से इन्होंने 50 लाख का लोन लिया है और वहाँ से लोन लेने के बाद एक एसेट परचेस किया और इसी एसेट को वो लीज पे दे देते हैं टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई यहाँ पे क्या हो जाएंगे लेसी। अब यहाँ पे जो भी लीज रेंटर होगा, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल लीज दिया गया है कि 1 लाख पर मंथ जो है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए पर मंथ देते हैं। तो मिस्टर एक्स को भी तो ईएमआई या फिर जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा, जो भी लोन का पेमेंट करना होगा वो तो करना होगा। तो यहाँ पे मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को दें, फिर मिस्टर एक्स जो है फिर बैंक को वो पेमेंट करे। तो मिस्टर एक्स ये कहते हैं कि हमने एक इंटरमीडियरी रख दिया है जो कि जनरली ट्रस्टी होता है, अब इस पैसे को यहाँ दे दो यानी कि इंटरमीडियरी को दे दो और इंटरमीडियरी जो है वो आगे चल के पास कर देंगी पैसा बैंक को। तो लीवरेज लीज के अंतर्गत जो ओनर होता है वो एसेट परचेज करता है लोन पे यानी बैंक से वो लोन लेता है और परचेज करता है और उसी एसेट को जो लेसर होता है वो लेसी को लीज पे दे देता है और जो लेसी होता है वो इंटरमीडियरी को पैसे देता है। यानी कि फाइनेंशियल जो लीज है वो यहाँ से यहाँ आएगा और जो इंटरमीडियरी है वो इसको पास ऑन कर देगा बैंक को। इसके अलावा अगर कोई एक्सेस अमाउंट है या फिर कोई सरप्लस अमाउंट बच जाता है तो वो डायरेक्ट लेसर के पास चला जाएगा यानी जो ओनर है उसके पास चला जाएगा। इसे हम लीवरेज लीज कहते हैं। इसके अंतर्गत वही दिया गया है कि लीवरेज लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत जो लेसर होता है वो परचेस करता है एसेट को किसी भी लेंडर के थ्रू, जैसे कॉमर्शियल बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से लोन लेके और इसको आगे चल के ट्रांसफ़र कर देता है लेसी को और जो लेसी होता है वो लीज रेंटल देता है।
और ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है ट्रस्टी के द्वारा, यानी एक इंटरमीडियरी होता है, इसी के थ्रू जो लेसी होता है वो पैसे ट्रांसफ़र करता है लेंडर को, यानी जो बैंक है उसको। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो ट्रस्टी है वो लीज़ रेंटल को रिसीव करता है और आगे चल के इसको पास ऑन कर देता है लेंडर को, यानी यहाँ इन केस में हम बैंक जो है वो एक लेंडर है। और जो सरप्लस अमाउंट है वो जो बचता है उसे हम लेसर को या फिर जो ओनर है एसेट का उसको दे देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लेसर होता है यानी एसेट का जो ओनर है उसे कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है अगर वो डेप्रिसिएशन अलाउंस को क्लेम करता है तो। अब बात करते हैं सेल एंड लीज बैक के बारे में। सेल एंड लीज बैक ये क्या है, सबसे ईजीएस्ट फाइनेंशियल लीज है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक पर्सन होता है, जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं, वो किसी एसेट के ओनर हैं। इन्होंने अपना एसेट मिस्टर वाई को बेच दिया। यहाँ पे अभी लीज एग्रीमेंट नहीं आया है, यहाँ पे जनरल केस है कि मिस्टर एक्स किसी एसेट के ओनर हैं और उन्होंने अपनी एसेट को मिस्टर वाई को बेच दिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा लीज पे नहीं किया बल्कि सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो नया ओनर है, न्यू ओनर है, वो अब मिस्टर वाई हो गए और मिस्टर वाई ने इसी एसेट को लीज पे दे दिया टू मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे मिस्टर वाई जो होंगे वो लेसर होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जो लीज एग्रीमेंट हुआ है उस टाइम पे मिस्टर वाई जो है वो एसेट के ओनर है। तो यहाँ पे मिस्टर वाई लेसर हो जाएंगे और मिस्टर एक्स जो है वो लेसी हो जाएंगे, यानी कि मिस्टर एक्स ने सेल किया और लीज बैक कर दिया, यानी वापस से इसको लीज पे रख लिया, तो इसे हम सेल और लीज बैक कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि सेल और लीज बैक क्या है, एक स्पेशल फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट है। इसके अंतर्गत जो यूज़र होता है वो अपने एग्जिस्टिंग एसेट को बेच देता है और वापस से लीज बैक कर लेता है, यानी उसको वापस से लीज पे ले लेता है। इस तरीके के जो सेल और लीज बैक अरेंजमेंट होता है उसके अंतर्गत भी टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी क्रॉस बॉर्डर लीज के बारे में। तो क्रॉस बॉर्डर जैसे पता चल रहा है कि एक कंट्री के बॉर्डर के बाहर, यानी एक इंटरनेशनल लीज के बारे में बात की जा रही है। तो लेसर और लेसी जब दो अलग अलग डिफरेंट कंट्री में होंगे और वहां से ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो इसे हम क्रॉस बॉर्डर लीज कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब लीज ट्रांजैक्शन तीन पार्टीज के बीच में हो रही हो और तीनों अलग अलग कंट्री में हो तो उसे हम फॉरेन टू फॉरेन लीज कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि लीज क्या होता है, आपने लीज के टाइप्स देखा जिसमें मैंने आपको मेनली ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज के बारे में बताया था। यहाँ पे ध्यान रखना कि टाइप्स ऑफ लीज में सिर्फ ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लीज नहीं होता है। मैंने लीज के टाइप्स पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको प्राइमरी लीज, सेकेंडरी लीज के बारे में भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट लीज, इनडायरेक्ट लीज के बारे में पता होना चाहिए और इसके अलावा भी कई टाइप्स हैं लीज के जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज के बारे में बताया और आपने फाइनेंशियल लीज में भी देखा जिसमें आपने सेल एंड लीज बैक को भी एक टाइप माना है। आपने देखा कि फाइनेंशियल लीज में मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया है जिसमें सेल एंड लीज बैक भी एक टाइप है और यहीं से एक आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए गए। तो जब आपने लीज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो अब वापस से हम जो स्टेटमेंट है उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो पहला असर्शन है उसको इवैल्यूएट करते हैं। असर्शन में कह रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट को यूज़ करती हैं टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सेल और लीज बैक अरेंजमेंट को यूज़ करती हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले इंडिपेंडेंटली दोनों जो स्टेटमेंट हैं उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके बाद हम दोनों का रिलेशन देखेंगे। रीज़न में कह रहा है कंपनी अपने एसेट को सेल करती हैं लीजिंग कंपनी को और उसी एसेट को लीज बैक कर लेती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब आपको देखना है कि जो असर्शन है वो करेक्ट रीज़न है कि नहीं है। तो हम बिकॉज लगा के देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट को यूज़ करती है टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स बिकॉज कंपनी अपने एसेट को सेल करती है और उसी को लीज बैक कर लेती है। तो ये करेक्ट रीज़न नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट को क्यों यूज़ करती हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी में जो लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, पैसे की कमी होती है,
तभी हम सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं, तभी ये ज़्यादा सुटेबल होता है। तो यहाँ पे जो रीज़न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज सुटेबल फॉर अ लेसी हैविंग लिक्विडिटी क्राइसिस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट रीज़न होना चाहिए। तो दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो इंडिपेंडेंटली सही हैं, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो एनटीए है इसने भी बी को करेक्ट आंसर माना है जो रिवाइज्ड आंसर की आया था उसमें, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे रिवाइज्ड आंसर की भी आपको भेज दिया है। एक दो चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जैसे सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन जो है वो पूरे विश्व में कहाँ यूज़ किया जाता है। पहला है एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और दूसरा रियल एस्टेट में। ये दो जगह सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो भी एसेट है उसका फिजिकल कहीं मूवमेंट नहीं होता है। हालांकि पेपर में आप देखें तो जो टाइटल होता है, टाइटल का मतलब क्या है, ओनरशिप। आपने मर्केंटाइल लॉ में ये पढ़ा होगा, जब आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने टाइटल के बारे में पढ़ा होगा। तो टाइटल का क्या मतलब है, ओनरशिप। ओनरशिप चेंज हो जाता है लेकिन एसेट एक ही जगह रहता है, मूव नहीं करता। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने अपना एसेट जो है वो मिस्टर वाई को बेच दिया। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मिस्टर एक्स जो है एसेट को सेल करते हैं टू मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई जो है यहाँ पे न्यू ओनर हो जाएंगे। ओनर हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेसर। आपको पता है लेसर जो है वो ओनर होता है, लेसी जो है वो उस एसेट को यूज़ कर रहा होता है। तो मिस्टर एक्स जो है ये क्या हो जाएंगे, लेसी हो जाएंगे, क्योंकि वो एसेट को यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एसेट सेल किया, और बदले में क्या किया कि सेल करने के बाद बोला कि आप मुझे अपने एसेट को लीज बैक कर दो, दे दो मुझे, ठीक है। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को वापस से एसेट जो है वो लीज कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 10 साल मान लेते हैं, लीज बैक कर दिया। तो ये जो एसेट है, ये यहाँ पे जो एसेट की बात हो रही है, इसका कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। मतलब क्या है कि जो मिस्टर एक्स की एसेट है, कोई भी एसेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मशीनरी मान लेते हैं, मशीनरी है तो ये मशीनरी उन्हीं के पास रहेगा, ठीक है। ये उनको बेच के पैसे ले लेंगे और वापस से लीज बैक कर लेंगे, यानी कि हम उसको लीज पे यूज़ कर लेंगे 10 साल के लिए, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी टाइटल है सिर्फ वो चेंज होगा। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं कि देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ एसेट, हाउएवर ऑन पेपर देयर इज अ चेंज इन द टाइटल ऑफ द एसेट। जो ओनरशिप है एसेट की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में मिस्टर एक्स जो थे वो ओनर थे, फिर उन्होंने बेच दिया वाई को, तो ओनरशिप चेंज होकर वाई के पास चला गया, इसीलिए हमने यहाँ पे मिस्टर वाई को न्यू ओनर माना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको टेक्निक दिया गया है, जनरली ये हेजिंग टेक्निक है, और लिस्ट 2 में आपको फीचर्स के बारे में दिया गया। हेजिंग टेक्निक में आपको फाइनेंशियल हेज और नेचुरल हेज, पूलिंग, नेटिंग, ये सब के बारे में दिया गया और उसके फीचर्स के बारे में दिया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेजिंग क्या होता है। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपके रिस्क को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किस तरीके का रिस्क है, ये होता है प्राइस रिस्क, ठीक है। जो भी आपके एडवर्स प्राइस मूवमेंट होते हैं इनको कम करने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं टू काउंटर और टू मिनिमाइज दिस काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है। इस तरीके के रिस्क को हम काउंटर करने के लिए या कम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि सेम स्टॉक में सारे पैसे नहीं डालना चाहिए, या फिर हम लोग कहते हैं ना सारे पैसे एक जगह नहीं रखने चाहिए, अलग अलग जगह रखो, ताकि अगर
अगर पैसे चोरी भी हो तो एक जगह के हों, हर जगह के नहीं हों। जैसे हम 4 स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं तो किसी में आपको प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, ठीक है? अगर हम सारे पैसे एक ही जगह लगा देंगे तो हमारा सारा पैसा जा सकता है। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट अलग-अलग जगह करते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम हो सके, ठीक है? तो एक-एक करके सारे टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेटिंग की। तो नेटिंग भी एक ऐसा मेथड है जहाँ पे अपने हम रिस्क को कम करते हैं बाय कंबाइनिंग मल्टीपल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू अराइव एट अ नेट ऑब्लिगेशन अमाउंट। मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका मल्टीपल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी बहुत सारा उसको पैसा देना है, तो उसे एक नेट ऑब्लिगेशन अमाउंट पे हम लेके जाते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो है, इनको मिस्टर वाई को पैसे देना है। कितना पैसा देना है? मान लेते हैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल 1.5 लाख रुपए। और मिस्टर वाई जो है, इनको भी पैसा देना है मिस्टर एक्स को। कितना पैसा देना है? मान लेते हैं कि 50,000। तो अब जनरल केसेस में क्या होगा कि एक्स जो है मिस्टर वाई को 1.5 लाख रुपए देंगे और वाई जो है एक्स को 50,000 देंगे। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा समय लगेगा। हम क्या करते हैं, नेटिंग कर लेते हैं, ठीक है? नेटिंग करने का क्या मतलब है, एक्स जो है वो 1.5 लाख दें, फिर वाई जो है 50,000 दें। इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि हम क्या करें कि जो मिस्टर एक्स हैं, वो वाई को सिर्फ 1 लाख रुपए दे दें। काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? तो नेटिंग को हम मैच करा सकते हैं सेकंड से, रिडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क थ्रू लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग यूज़ किया जाता है फ्यूचर प्राइसेस के लिए और लैगिंग जो है वो पास्ट इवेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि लीडिंग क्या है, लैगिंग क्या है, जो हेजिंग टेक्निक है, इंटरनल टेक्निक और एक्सटर्नल टेक्निक क्या है, ये सब हम डीप में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हम ब्रीफली सारे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में डी का सेकंड नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम बाकी चीज़ों को भी एक बार समझ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल हेज की। तो ऐसा है जो नेचुरली बिजनेस ऑपरेशन की वजह से होता है, उसे हम नेचुरल हेज कहते हैं। हेज का क्या मतलब है? रिस्क को कम करना। नेचुरल का क्या मतलब है? जो नेचुरली हो रहा है, जो नेचुरली बिजनेस ऑपरेशन की वजह से होता है। जैसे लॉसेस इन वन पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस आर ऑफसेट बाय अदर्स एंड वाइस वर्सा। सपोज कर लेते हैं कि एक बिजनेस है, उसमें 2 यूनिट है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एक पार्ट, जो बिजनेस का जो एक पार्ट है जिसमें लॉस हो रहा है, वो ऑफसेट हो जाएगा दूसरे से, ठीक है? तो नेचुरल हेज को हम मैच कर सकते हैं सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज, यानी सी का हम मैच कर सकते हैं 1 से। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो कि 4 कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है वो सेटअप करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे में उसको प्रॉफिट होगा, सारे में लॉस होगा। हो सकता है 2 में प्रॉफिट हो जाए, 2 में लॉस हो सके। तो जब हम नंबर ऑफ कंट्रीज में प्रोडक्शन फैसिलिटीज सेटअप करते हैं तो उस तरीके से नेचुरल हेज हो जाता है। ऑटोमेटिक तरीके से बिजनेस ऑपरेशन की वजह से जो हेज है, जो हमारा रिस्क है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेज। फाइनेंशियल हेज का क्या मतलब है कि हेज बाय यूजिंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स टू ऑफसेट द प्राइस, ठीक है? जब हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे फ्यूचर, ऑप्शंस, ये सब सारी चीज़ें, तो उसे हम फाइनेंशियल हेज कहते हैं। तो उसको हम मैच कर लेंगे थर्ड से, जो कि है साइमल्टेनियस बोरोइंग एंड लेंडिंग इन 2 डिफरेंट करेंसीज। 2 डिफरेंट करेंसीज जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लास्ट है पोलिंग। पोलिंग को हम मैच कर लेंगे 4 से, जिसमें लिखा है होल्डिंग एंड मैनेजिंग ऑफ कैश बाय एफिलिएट्स। पोलिंग में क्या होता है? पोलिंग में हम जो भी एसेट्स होते हैं उनको साथ लेके आते हैं, ठीक है? या दूसरे जो रिलेटेड स्ट्रैटेजी होता है उसको साथ में लेके आते हैं फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क। तो यहाँ पे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए हेजिंग टेक्निक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के समय में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आसानी से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो उसको जितना भी आप डीप में पढ़ सको उसको पढ़ो। मैं आपको एक किताब रेकमेंड कर सकता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय आई.एम. पांडे। ये किताब बहुत अच्छी है, इससे भी आप पढ़ सकते हो। उसका पीडीएफ भी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमल कैपिटल बजट, जिसको हम ओसीबी भी कहते हैं। द ऑप्टिमल कैपिटल बजट ऑफ अ फर्म इज रिफ्लेक्टेड बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ। आपको बताना है कि ऑप्टिमल कैपिटल बजट किसी फर्म का किससे रिफ्लेक्ट करता है। आपके ऑप्शन है सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्व। तो अब आइए जान लेते हैं ऑप्टिमल कैपिटल बजट क्या होता है। तो देखिए, जिस पॉइंट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व और आपका मार्जिनल रिटर्न कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट पे हम ऑप्टिमल कैपिटल बजट कहते हैं। ऑप्टिमल कैपिटल बजट का क्या मतलब है? हमारे पास जो मनी है वो लिमिटेड है फॉर्म में, ऐसा तो है नहीं कि जो कैपिटल का जो फ्लो है वो अनलिमिटेड है, सभी के पास पैसे कम हैं। तो हम एक ऑप्टिमल कैपिटल बजट बनाना चाहते हैं। तो ऑप्टिमल कैपिटल बजट उसी इंटरसेक्ट पॉइंट पे बनेगा जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल रिटर्न जो है वो बराबर हो जाएंगे। एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व है, ठीक है। और ये आपका है IOS। IOS क्या है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल। सिर्फ आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बोलना है, जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं वो जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, इसी को हम ऑप्टिमल कैपिटल बजट बोलते हैं। जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल, जैसे से हम कैपिटल बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे होता है कॉस्ट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये परसेंटेज फॉर्म में होगा। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है कि ऑप्टिमल कैपिटल बजट क्या होगा। तो जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्व और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उसी पॉइंट को हम ऑप्टिमल कैपिटल बजट बोलते हैं, और वही हमारे लिए एक ऑप्टिमल बजट होता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल रिटर्न ऑफ एन इक्विटी स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर was 12.5%. The rate of inflation during that year was 3.5%. The real return was, आपको रियल रिटर्न बताना है जिनमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बताना है। आपके ऑप्शन है 9.26%, 16%, 7.65% या फिर 8.70%। तो देखिए, सबसे पहले हमें रियल रिटर्न का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रियल रिटर्न इज इक्वल टू होता है 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न अपॉन 1 प्लस आई, जो कि है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, -1, ठीक है। तो ब्रैकेट में 1 प्लस n, जो नॉमिनल रिटर्न है वो आपको दिया गया है यहाँ पे, देखिए 12.5%। परसेंटेज में है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.125 अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न हम देख लेते हैं, जो कि है 3.5। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.035, ठीक है, -1। तो उसको प्लस कर लेंगे तो होगा 1.125 अपॉन 1.035 -1, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1.0869 -1। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1.087 -1, माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.087। परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 8.70%। ये आपका रियल रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। आप हमारे लेक्चर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।